हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल क्लियर कंसेप्ट साइंस क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं अनीश कुशवाहा आप सबको बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराने वाला हूं। हम सब मैथ की तैयारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करेंगे। आज हम सबसे पहले क्लास 10th का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूं जो कि एग्जाम में पूछे जाने योग्य हैं। तो आप सब इस वीडियो को अंत तक देखें, जितना हो सके अपने दोस्त मित्रों को शेयर करें। अगर आपको इसका पीडीएफ जो भी चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और क्लास लिख करके सेंड कर सकते हैं। हम इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आइए हम सब सबसे पहले देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुविकल्पिक होंगे, कुछ 2 नंबर के होंगे, कुछ 4 नंबर के होंगे। तो सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़कर अगर आप जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम ही क्वेश्चन है पहले चैप्टर का। इसी तरह के हर एक चैप्टर का आपको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सब इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और अंत तक देखेंगे। आइए हम सब देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि दिया है कि HCF 99 153 बराबर 9, तो LCM 99 153 होगा। यह आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन 99 दिया है, दूसरा 153 दिया है, तीसरा 99 गुणे 153 है, चौथा 1683 है। ठीक, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछ सकता है और 1 नंबर यानी बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आइए सब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन को समझ लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है। सबसे मेन जरूरी है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि HCF यानी हमारे पास 2 संख्याएं हैं। पहली संख्या हमारा दिया हुआ है 99 यानी फर्स्ट नंबर। देखेंगे आप लोग, फर्स्ट नंबर आपका दिया है 99 और आपका जो सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर जो दिया है 153 दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है पहली संख्या 99 है और दूसरी संख्या 153 है और इन दोनों संख्याओं का जो मौसा है यानी HCF को हम यस से दर्शाते हैं। HCF जो दिया हुआ है वह 9 दिया हुआ है। ठीक, तो क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए पहली संख्या 99 है और दूसरी संख्या 153 है और इन दोनों संख्याओं का मौसम 9 दिया है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा यह हमें बताना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। आप सब इस चैप्टर में पढ़े होंगे, एक सूत्र होता है, उस सूत्र को हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, आपने पढ़ा होगा कि मौस गुणे लस यानी HCF गुणे LCM। यह आपने बेसिक सूत्र पढ़ा है। ठीक, इस सूत्र की सहायता से हम LCM निकालना है। तो इसको अगर इसका पक्षांतर करेंगे हम, तो यह हमारा सूत्र बन जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे HCF बराबर क्या हो जाएगा आपका LCM। तो इसी सूत्र का हम इसमें क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखेंगे पहले, सबसे पहले यहाँ पे सूत्र लिखेंगे हमारा कि LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे क्या होता है आपका मौसा होता है। यह हमारा क्या हो गया? सूत्र हो गया। यह हमारा क्या हो गया? आपका सूत्र हो गया। ठीक, अब इस सूत्र पे इन सभी मानों को रख देंगे। ठीक है, कैसे रखेंगे? देखिए, LCM बराबर हो जाएगा हमारा, इसका मान 99 दिया हुआ है और इसका मान 153 दिया हुआ है। पूरे का बट्टा कितने का है? 9 का है। ठीक, हम काट देंगे, 9 1 जा यानी 9 एक कम 9 और आपका हो गया 11 9 99। तो LCM बराबर हो गया आपका 11 गुणे 153। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ठीक, तो अब इन दोनों का हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे, 11 3 33 कर
3, 11 3 33 का 3 हासिल, आपका बचा 3, 11 5 55, 55 3 58 हासिल बचा 5, 11 1 11, 11 और 5 16, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आप देख सकते हैं, ये चौथा ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मौसा ज्ञात कीजिए और फिर इनका लसा ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से 96, यानी दो संख्या इसमें भी दी गई, एक 96 दिया है, 404 दिया है, इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमने अभी बताया आपको, सबसे पहले किस विधि से निकालना, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले दो जो संख्याएं दी गई है उन दोनों संख्याओं को हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, इस 96 का जो गुणनखंड होगा आप यहाँ पे कर सकते हैं, 96 का गुणनखंड सबसे पहले आप करेंगे यहाँ पे 96 का, ऐसे आपको पता होगा, छोटे क्लास में आपने किया होगा। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और एक कितना 3 एक कम 3। इसी प्रकार 404 का कर लेंगे हम, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, यानी 101 आएगा। ये आ गया हमारा, यानी पहला कितना 2 है, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और एक क्या आ जाएगा आपका 3 है। फिर उसके बाद इसमें है 2 गुणे 101, ये हमारा हो गया। इसका क्या निकालना, हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक, तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों जो संख्याएं हैं इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। अब इस अभाज्य गुणनखंड में हम सबसे पहले जोड़ा लगाते हैं, तो इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, देखिए इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, फिर इन दोनों का बन रहा है, बाकी किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इन दोनों को हम लिख देंगे 2 गुणे 2, यानी आ जाएगा हमारा कितना 4। यह हमारा आपका एचसीएफ आ गया। एचसीएफ हमारा कितने का आ गया, 4 का। अब हमें पता है कि हमें एलसीएम ज्ञात करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ना एलसीएम, तो अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम डायरेक्ट अभी सूत्र जो लिखे थे हम उस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जो भी हमने सूत्र लिखा उस सूत्र का प्रयोग, जैसे कि हमने अभी सूत्र पढ़ा कि एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे क्या होता है एचसीएफ। ठीक, तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे एलसीएम बराबर पहली संख्या कितने का दिया है 96 का दिया है, ये 404 का दिया हुआ है, अब बट्टे में कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो हमारा 101 आएगा। ठीक, अब एलसीएम बराबर हो गया 96 गुणे 101। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेंगे, 96 का 1 में करेंगे तो 96 ही आएगा, फिर 96 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा 96, तो ये हमारा इसका एलसीएम हो गया और ये इसका हमारा एचसीएफ हो गया। कोई दिक्कत आपको, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्याख्या कीजिए क्यों 17 गुणे 11 गुणे 11
17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2, यहाँ प्लस है, प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। देखिए क्वेश्चन तो कह रहा है कि यह एक भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है हमें ये व्याख्या करके बताना है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, सब लोग ध्यान से समझेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो संख्या दी गई है उसको नोट करेंगे यहाँ पे, यानी संख्या जो दी गई है वह क्या है हमारा 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2। उसके बाद से यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, प्लस को रेड से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ गया कि यहाँ प्लस है। उसके बाद यहाँ पे दिया है 2 गुणे कितना 11। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 11 है, तो ये एक पद यहाँ से यहाँ तक हो रहा है और दूसरा पद यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, तो दोनों पदों में से हम कॉमन कर सकते हैं कितना 2 गुणे कितना 11। तो हमारा क्या बचेगा 17 बचेगा, फिर 5 बचेगा, फिर 3 बचेगा, फिर यहाँ पे +1 बचेगा आपका, तो ये हो गया +1, क्योंकि यहाँ 1 तो बचेगा ही। अब इन सब का हम क्या कर देंगे गुणा कर लेंगे, तो ये हो गया 2 गुणे 11, इसका गुणा करेंगे 5 तिहाई 15, 15 सत्ते आपका हो जाएगा कितना 105, 105 कर 5 हासिल 10, अब 15 एकम 15, 15 10 25 हो जाएगा आपका। अब प्लस में कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसका हल करेंगे तो 2 गुणे 11, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 256। ठीक, अब इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि यह भाज्य संख्या है, क्यों व्याख्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे हम अतः उपरोक्त संख्या यह संख्या एक भाज्य संख्या है, क्योंकि देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका गुणनखंड 2 पदों से अधिक पद होते हैं उन्हें भाज्य कहते हैं, जिसका 2 ही पद होता है 1 गुणे कुछ होता है वो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि लिखेंगे यह संख्या एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके गुणनखंड 2 पदों से अधिक है, इसलिए कौन संख्या है भाज्य संख्या है। ठीक है, यह हमारा आज का ये क्वेश्चन हो गया इतना हमारा। ठीक है, इसके बाद से चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, यह हमारा चौथा क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चौथा क्वेश्चन है कि 18 और 117 के मौसक को 18m-117 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, के रूप में लिखा जाता है, के रूप में दर्शाया गया है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। फिर एक क्वेश्चन रिपीट करते हैं, 18 और 117 के मौसक को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। पहले अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर एक बार रिपीट करते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि HCF यानी HCF यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 18 और 117 है, इसका जो मौसा है वह किसके रूप में लिखा गया है 18m-117 के रूप में लिखा गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आई बात है। ठीक है, यानी क्वेश्चन कहने का मतलब हुआ कि कह रहा इन दोनों का जो HCF है उसको 18m-117 कहेंगे। ठीक, अर्थात
इन दोनों का जो HCF यानी 18 और 117 का जो मौसा होगा वह 18m-117 के बराबर होगा। तो सबसे पहले इन दोनों का मौसा निकालते हैं। तो इन दोनों का मौसा निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक, जैसे कि 18 है, 18 का होता है 2 3 6 36 18 और यहाँ पे कितना आपका 117 है। ठीक है, तो हो जाएगा 3 त्रिके 9। ठीक, और उसके बाद हो जाएगा हमारा 13। 3 त्रिके 9, 13 9 117। ठीक है, अब इन दोनों में क्या मिल रहा है, ये दोनों एक साथ हो रहे हैं और ये दोनों हमारे एक साथ हो रहे हैं। तो इन दोनों का जो मौसा होगा वो आपका हो जाएगा 3 गुणे 3 यानी किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। ठीक, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो मौसा होगा वो 9 होगा और 9 जो होगा वह 18m-117 के बराबर होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 18m-117 बराबर कितना, 9। फिर यहाँ से देखिए ये माइनस में है, इसका हम उधर पक्षांतर कर देंगे तो 18m बराबर, ये माइनस उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा 18m और इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो 9 7 16 कर 6 1 1 2 यानी 126 आ जाएगा। ठीक, अब 18 इधर गुणा में है, इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। तो 126 बट्टे कितना हो जाएगा आपका 18। अब इसको डिवाइड कर लो तो 18 से कितनी बार कटेगा, देखिए आप लोग काटिए, इसे 2 से काटते हैं। 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 2 9 18 और 9 सत्ते 63 यानी कितनी बार में कटेगा, 7 बार में। यानी हमारा m की वैल्यू ज्ञात करनी थी और m का मान कितना आ गया आपका, m बराबर 7 आ गया। ठीक, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आशा करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक, ये अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा तो अगर 4 नंबर में पूछेगा और नहीं तो 2 नंबर में तो पूछ नहीं सकता ये। ठीक, इसी के आधार पे 1 2 नंबर में पूछता है, लेकिन ये जरूरी है ये 4 नंबर में पूछना होगा तो पूछेगा जरूर। इसको हम 20 से अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि इतना में समझ जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिखाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, देखिए इसको हल करने के लिए इसके विपरीत दिशा में सोचना पड़ता है। यहाँ अपरिमेय कहा है, हम परिमेय लेके चलेंगे। जब परिमेय लेके चलेंगे तो हमारा आसानी से आंसर जो होगा वो आ जाएगा। ठीक, जैसे कि मानेंगे कि माना √3 एक, माना √3 एक परिमेय संख्या है जिससे कोई भी परिमेय संख्या होती है उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q एक सह अभाज्य संख्या है। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन, फिर एक बार बोलते हैं। इसको पहले मान लेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q एक
स्वअभाज्य संख्या, स्वअभाज्य समझ लीजिए, स्वअभाज्य वे संख्याएं होती है जिनका मौसा 1 हो, यानी जो कोई ऐसी दो संख्याएं जिनका अगर मौसा 1 हो उन्हें हम स्वअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अतः दिख रहा है ना सबको? अतः √3 को किसके रूप में लिखेंगे हम? P/Q के रूप में। ठीक, अब देखिए इस रूट को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का क्या करते हैं? वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब इसका वर्ग करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और इसका वर्ग करेंगे तो P² आपका आ जाएगा। अब यहाँ से पक्षांतर कर लेंगे हम, यानी Q को इधर भेज देंगे, 3 को इधर भेज देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा Q² बराबर P²/3। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। देखिए अब आगे, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखा गया कि P² के बट्टे में क्या है? 3 है, तो इसका मतलब हुआ कि 3 जो होगा वह P को या P² को विभाज्य करेगा। तो उसी बात को हम यहाँ पे लिख देंगे कि P² 3 से विभाज्य है। जब P² 3 से विभाज्य होगा तो P भी हमारा 3 से क्या होगा? विभाज्य होगा। ठीक है, अब देखिए एक तो बात हमें समझ में आ गई, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पे कि यह एक स्वअभाज्य संख्या है। स्वअभाज्य का मतलब जिसका मौसा 1 हो, लेकिन यहाँ पे हमने देखा इसको हमें टारगेट करना हमारा ये है कि इन दोनों को दिखाना है कि यह स्वअभाज्य संख्या नहीं है। जब ये दोनों स्वअभाज्य संख्या P और Q स्वअभाज्य संख्या नहीं होंगे तो हम कह सकते हैं कि ये परिमेय नहीं होगा। जब परिमेय नहीं होगा तो हमारा क्या होगा? अपरिमेय होगा। ठीक, इसलिए हमने क्या किया कि दिखा दिया यहाँ पे P² 3 से विभाज्य है, तो P इसका जो वर्गमूल होगा वो भी 3 से क्या होगा? विभाज्य होगा। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे पुनः माना P बराबर, अब यहाँ पे अब Q को दर्शाना है ना, तो P बराबर मान लिया हमने 3m समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए। अब तो आएगा हमारा Q² बराबर 3m का स्क्वायर बट्टे 3 हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो Q², देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो 2 को 3 है, एगो 3 से एगो 3 कटेगा तो ऊपर 3 बच जाएगा। m का स्क्वायर, अब बट्टे में कुछ नहीं बचेगा ना, बट्टे में क्या बचेगा? आपका 1 बचेगा। ठीक है, अब हम पक्षांतर कर लेंगे, 3 को इधर भेजेंगे तो उधर क्या बचेगा? m², तो इधर बच जाएगा हमारा Q²/3। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। देखिए जैसे ये था वैसे ये भी आ गया। अब वही काम इसमें भी कर देंगे हम, इसमें भी वही लिखेंगे कि Q² 3 से विभाज्य है, तो Q भी, एरो का चिन्ह रहेगा यहाँ पे, Q भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने तो यहाँ दर्शा दिया कि 3 जो है वो P को और Q को दोनों को विभाज्य कर रहा है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि 3 जो है P और Q और P दोनों को
विभाज्य कर रही है, इसलिए P और Q एक सह अभाज्य संख्या नहीं है। अतः जब नहीं है तो हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूफ करना था, आसानी से प्रूफ हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है इसमें दिया है, दर्शाइए कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम वही प्रोसेस है, इसमें भी कोई अंतर नहीं होगा, सेम वैसे ही लिखेंगे कि माना 5√2 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां सेम वही चीज इसमें भी लिखनी है, जहां P और Q एक सह अभाज्य संख्या है। अतः 5√2 बराबर हो जाएगा हमारा P/Q। अब ये 5 गुणा में होता जाए क्या कर देगा, आपको भाग कर देगा, तो √2 बराबर हो जाएगा P/5Q। ये आ गया हमारा। अब इसके आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे, उसमें हमने वर्ग किया था ना, इसलिए वर्ग किया था क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं थी, लेकिन यहाँ पे एक संख्या है, तो यह परिमेय है और ये क्या है आपका अपरिमेय। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कभी भी परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होता है, लिखेंगे चूंकि P/5Q एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने लिख दिया क्योंकि हमें पता है कि P/5 × Q एक परिमेय है और √2 हमने क्या लिख दिया, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया था कि एक अपरिमेय संख्या है √3, उसी प्रकार √2 भी होगा। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होते हैं, अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत
है, इसलिए 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बहुविकल्पी है, देख सकते हैं आप। ये क्वेश्चन है कि धन पूर्णांक 6a + 5 के ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कोई एक सही होगा। तो ठीक पहले की बात करेगा तो जो हमारा पूर्णांक है, यहाँ पे जो हमारा पूर्णांक दिया हुआ है 6a + 5, तो इसमें अगर पहले की बात करेगा तो ये घटा देंगे, अगर बाद की बात करता तो हम जोड़ देते, तो 6a + क्या होगा 4 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर पहले, यहाँ पे कहा ना ठीक पहले, यानी इसके पहले आने वाली संख्या, तो 5 में से एक घटेगा तो 4 बच जाएगा। अगर यहाँ बाद का पूछा होता तो यहाँ पर हम एक क्या करते, जोड़ देते। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारे ये वाला ऑप्शन सही है, 6a + 4। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुविकल्पी ही है। ठीक है, देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। कह रहा दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a = x³ y² और b = xy³ के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहाँ x और y अभाज्य संख्या है, तो HCF a और b होगा, यानी a और b का HCF ज्ञात करना है। तो a जो दिया हुआ है वह x³ y² दिया हुआ है, तो इसका हम गुणनखंड करेंगे तो x को 3 बार गुणा करेंगे क्योंकि 3 घात है, और y का 2 घात है तो y को 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार b का जो मान दिया हुआ है वह दिया है xy³, तो x एक बार है और y हमारा 3 बार है। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि HCF a b ज्ञात करना है, यानी a और b का HCF ज्ञात करना है। एक बीजगणित का एक रूल होता है, ध्यान समझ लीजिएगा, कि जिसका घात कम होता है वही मौसा कहलाता है। तो अगर बात करें तो यहाँ पे x³ है और यहाँ पे क्या है x है, इसका घात 1 है, इसका घात 3 है, तो इसका मौसा x होगा, और इन दोनों की बात करें तो 2 वाला मौसा हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं समझ में आता है, देखें यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं तो x हो जाएगा, यहाँ 1y से मिल रहा है तो ये भी हमारा हो जाएगा, ये y इस y से मिल रहा है तो ये भी हमारा हो जाएगा, तो गुणा कर देंगे हमारा तो xy² हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा 2 है, 2 नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। ये भी बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है अपरिमेय संख्या। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कोई भी हमारा अपरिमेय की अगर बात करें तो जो रूट में रहेगा वह अपरिमेय होगा, जो रूट से बाहर रहेगा वह परिमेय होगा। ठीक है, और जो पाई होता है वह सदैव अपरिमेय संख्या होती है, याद रखिएगा। पाई का मान 22/7 है, पाई का मान क्या है 22/7, तो यह हमारा क्या होगा, परिमेय होगा। लेकिन जो पाई होता है वह सदैव हमारा अपरिमेय संख्या होती है, याद रखेंगे आप लोग। हाँ, अगर इसमें कहीं दिया होता √3 है, √5 है, तो इसको हम कह सकते थे कि यह एक अपरिमेय संख्या है, बात समझ में आ रही है। लेकिन ये भी रूट में है तो इसका हमारा हो जाएगा 5/√16, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो ये हमारा परिमेय हो जाएगा। ये दशमलव में, ये शांत, देखिए दशमलव की अगर बात करते हैं तो दशमलव में एक शांत दशमलव होता है और एक अशांत दशमलव होता है। ठीक है, तो उसमें जो अशांत दशमलव होता है वो भी 2 प्रकार का, एक आवर्ती होता है, एक अनावर्ती होता है। तो जो हमारा अनावर्ती दशमलव होते हैं, अनावर्ती अशांत दशमलव जो होते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। याद रखेंगे आप लोग, कभी भी अनावर्ती अशांत दशमलव को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। आवर्ती शांत दशमलव, अशांत दशमलव को हम परिमेय बोलते हैं।
ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि 4√3 है, तो हमने अभी बोला कि यहाँ √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, तो यहाँ भी तो √3 दिया हुआ है। अपरिमेय का किसी परिमेय में गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। तो यानी हमारा यहाँ से 4√3 जो है वह कौन सी संख्या है, तो बच्चों अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि संख्या n² -1 8 से विभाज्य होती है, तो n एक होगी, पूर्णांक होगा कि प्राकृतिक होगा कि विषम होगा कि सम होगा। ठीक, इसको सॉल्व करके चेक कर लेते एक बार हम। ठीक, हमारा संख्या जो दी गई है, ठीक, कह रहा n² -1 को 8 से विभाज्य करना है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे, 1 का वर्ग 1 होगा, 1 1 0 हो जाएगा, तो कटेगा नहीं 8 से। ठीक, अनंत हो जाएगा, 2 रखेंगे 2 दूनी 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, 3/8, 8 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 रख के देखते हैं, 3 तरीके 9। अगर हम यहाँ पे n बराबर 3 लेते हैं, n बराबर कितना लेते हैं 3, तो 3 का वर्ग करेंगे या -1 कर लेंगे, तो 3 तरीके 9 -1 बराबर क्या हो जाएगा 8, तो यानी 8 बराबर 8, यानी कट के हमारा कितना आ जाएगा 1। तो अब रही बात n बराबर हमने कितना लिया है 3, अब n बराबर 3 हमारा कौन सी संख्या है, तो विषम संख्या है। कौन सी संख्या है, विषम संख्या। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है, देखिए ध्यान से आप लोग। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। देखिए ध्यान से आप लोग, यहाँ पर समझ लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में कहे कि परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हो, भागफल हो, जोड़ हो, घटाना हो, किसी भी परिमेय में जब अपरिमेय को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं, तो वह जो सदैव होता है, ठीक, अगर परिमेय गुणे अपरिमेय करेंगे तो हमारा सदैव अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, अगर परिमेय में अपरिमेय से हम भाग देंगे तभी भी हमारा अपरिमेय आता है। ठीक, अगर परिमेय में अपरिमेय को अगर तुम जोड़ते हो तभी भी हमारा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। ठीक है, अगर हम परिमेय में अपरिमेय को घटाते हैं तभी भी हमारा अपरिमेय ही आएगा। उल्टा भी कर सकते हो, अपरिमेय में से परिमेय घटाओ जोड़ो या गुणा करो या भाग करो, कुछ भी कर लो, हमेशा अपरिमेय आता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। कह रहा है 144 का 144 के अभाज्य गुणनखंडों का घातों की संख्या होगी। 144 कह रहा है, तो सबसे पहले हम 144 का गुणनखंड करेंगे। तो इधर हम कर लेते हैं 144 का गुणनखंड। 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 3 तरीके 9, 3 एकम 3 इन आ रहा है। तो आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 9 144। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड कर दिया। मैं अभाज्य गुणनखंडों की घातों की संख्या, इसका घात 1 है, इसका भी घात, अगर इसको हम हल करेंगे तो 1 2 3 4, तो इसका घात 4 हो गया, इसका घात कितना होगा 2 होगा। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंडों के
अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। तो कितना हो जाएगा, इसका घात 4 है, इसका घात 2 है, तो 4 2 कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, चौथा सही है। ठीक, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ये भी अविकल्पी क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान समझेंगे। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, स्केल कहाँ गया यहाँ पे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त हो। देखिए कभी भी बड़ी से बड़ी पूछा है तो सबसे पहले पहली संख्या निकालेंगे, ठीक, और दूसरी संख्या निकालेंगे। ठीक, तो पहली संख्या हो जाएगी हमारा 245 और ये हो जाएगा 1037। देखिए दोनों का इसको और इसको, दोनों में 5 शेष बच रहा है, तो दोनों में से हम 5 पहले क्या कर देंगे, घटा लेंगे। इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 240, इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 32, 1032। अब कह रहा है बड़ी से बड़ी, अब देखिए कभी भी बड़ी से बड़ी कहेगा तो मौसा निकालेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे, और छोटी से छोटी कहेगा तो एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों का गुणनखंड करेंगे, इसका भी गुणनखंड कर लेंगे और इसका भी हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, अगर गुणनखंड की बात करते हैं, ठीक है, तो इस पे गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 240 का गुणनखंड कर लेते हैं, 2 एक कम 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 30 हो गया, 3 दाम में 30, 15 दूना 30 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 5 हो गया। तो यानी इसका गुणनखंड आ जाएगा, 4 ठो 2 है, 1 2 3 4, और उसके बाद से 3 गुणे कितना 5। उसी प्रकार हम 1032 का करेंगे, तो 2 पच्चे 10, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2 एक कम 2 दूनी 4, 2 9 18, 129 आ गया। 3 से काटेंगे, 3 चौको 12 और 3 तरीके 9, 43, तो 43 से ही कटेगा और किसी से कटेगा नहीं। ठीक है, तो इसका गुणनखंड आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 43। ठीक, अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, यानी HCF कॉमन क्या है, ये दोनों है, ये दोनों है, ये दोनों है और ये दोनों, इन मिल रहा है सब। तो 2 ठो 3 बार लिखेंगे और 1 3 बार, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 तरीके 24, यानी हमारा जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो कितनी होगी, 24 होगी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 3। अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में अभाज्य, ये तो सबसे ज़्यादा गलती आप लोग करते हैं, इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। यहाँ कह रहा है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या, तो जब अभाज्य संख्या की बात करती है तो बाबू आप लोग क्या करते हो ना, कभी भी जब अभाज्य संख्या पूछता है, सबसे छोटी अभाज्य अगर संख्या पूछता है तो आप लोग तुरंत क्या करते हैं, एक पे ट्रिक करते हैं। बाबू एक नहीं होगा, ठीक है, कभी भी अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, किससे शुरू होती है, छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वह 2 से शुरू होती है, यानी ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, एक करेंगे तो आप गलत हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, 2 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अभाज्य संख्या है,
ठीक, कौन सा अभाज्य संख्या को गुम है। अभी हमने शुरू में बताया था 100 अभाज्य संख्या वो होगी जिसका मौसा कितना होगा, 1 होगा। देखिए 18 3 से कटेगा, 25 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 2 18 से कटेगा 18, तो ये हमारा हो जाएगा कौन, 18 और 225 का जो मौसा होगा, ठीक है, इन दोनों का जो मौसा होगा वह किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। इसकी बात करें तो इसका हो जाएगा मौसा 5 होगा, इसका होगा 7 हो जाएगा, इसका कितना 31 है और एक क्या है, 31 से ये कट जाएगा दोनों, 31 से ये भी कटेगा, 31 से भी कटेगा। तो इसका 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 इन तीनों का हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, हमारा 18 और 25 होगा। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। ठीक, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल हम लोग नए चैप्टर यानी दूसरे चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, यह आकृति दी गई है, आकृति में कह रहा है कि x की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है, और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। समझ में आई आपको। तो x को दो भागों में बांटा गया, 3 और 7। तो x जो होगा इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, 3 गुणे 7 यानी कितना आ जाएगा, 21। ठीक, अगर y की बात करें तो y जो होगा इन दोनों के गुणनफल यानी 21 x गुणे 4 के बराबर होगा। अब यहाँ x का मान रख देंगे तो 21 गुणे 4 यानी आ जाएगा हमारा 4 कम 4 4 दूनी 8। तो x का मान ये होगा हमारा, ठीक है, और y का हमारा मान हो जाएगा कितना, 84। यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये सारा वीडियो समझ में आया, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और मैं चाहूँगा कि आप सब अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो मैं पर डे हर एक चैप्टर को अच्छे से सॉल्व करा के आपको भेजूंगा, ताकि आपके परीक्षा में 100 नंबर आए। अगर जो आपका थ्योरेटिकल 70 नंबर का होता है तो मैं इतना विश्वास आपको दिलाता हूं कि पूरे के पूरे 70 में 70 में दिलवा दूंगा। अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको 70 में 70 दिलवा दूंगा। ठीक है, लास्ट में हम ये कहेंगे कि अगर इसका PDF किसी को चाहिए वह इस नंबर पे अपना नाम और क्लास 10th लिख के भेजे, उसको हम PDF इसका टोटल सॉल्यूशन सहित भेज देंगे। केवल क्वेश्चन वाला भी भेज देंगे और सॉल्यूशन वाला भी भेज देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सारे वीडियो आपको समझ में आए होंगे, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल फिर हम लोग नए चैप्टर यानी दूसरा चैप्टर आपका जो भी है उस चैप्टर के साथ हम लोग फिर चर्चा करेंगे, और उसमें भी जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चन को हम लेके आएंगे कल। इसमें हम आशा करते हैं कि इस चैप्टर से अब एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपका छूटेगा, आप सारा करके आ जाएंगे। धन्यवाद।